नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर पा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कौन करवाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है तब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्लियर? और किससे मूव करते हैं? विद द स्पीड दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको क्लियर है? एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नाउ तो मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला बनता है। क्लियर? तो ऐसा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की? मोबिलिटी क्लियर हो गया? यानी विद ईज, यानी कितना अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसे हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? क्या है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम भी होती है। और याद करो अगर हम वोल्ट पर मीटर की फॉर्म में लिखे तो, ठीक है, क्या होगी? वोल्ट पर मीटर नहीं, आपका देखो ई क्या था? डीवी बाय डी आर। ये वी था या डी था? हाँ, ई था। क्या होता है? ई इक्वल्स टू डीवी बाय डी आर, या बोलो जल्दी फटाफट। ई इक्वल्स टू डीवी बाय डी आर। ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। तो इससे यूनिट क्या बनेगी आपकी? वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम इससे वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसकी क्या बन जाएगी मोबिलिटी की? बताओ। मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है। नाउ अब मोबिलिटी को अगर हमें सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे, टाउ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सो वीडी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? ई टाउ बाय एम। यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मोबिलिटी क्या आपकी? स्केलर है वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नाउ ई टाउ बाय एम, और नीचे क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट। सो मोबिलिटी क्या आ जाएगी? ई टाउ बाय एम। यानी जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, देखो ई और एम क्या है? फिक्स्ड है, चार्ज बाय मास रेशियो। सो जितना ज्यादा टाउ होगा आपका उतना ज्यादा आपका मोबिलिटी होगी। यानी जितना रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना इजीली आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको क्लियर है? क्या था ओम्स लॉ? कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी टू एंड्स के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है। बट अब जैसे अगर हम VI का ग्राफ भी बनाए, जो आपने पढ़ा भी था इवन क्लास 10th में, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है प्रोवाइडेड देयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है आपकी, सो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और फिर आपका V डायरेक्ट आई नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। क्लियर? तो अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का मतलब क्या है कि कहां कहां पर आपका ओम्स लॉ नहीं अप्लाई हो सकता। क्लियर? या कहां पर ये आउट ऑफ चला जाएगा। ठीक है। यानी V डायरेक्ट आई वहां पर नहीं आएगा। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है? तो पहला आपका दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका जो ग्राफ बनता है, या पहली अगर हम बात करें यही, दैट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, या ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो करेगी। अब आप सबको पता है करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। तो करंट की जब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और वो ऊपर ऐसे चला जाएगा। यानी जो उसे सीधा जाना चाहिए था वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। VI ग्राफ आपका। क्लियर?
आया समझ में? तो पहला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, यानी जब आपका करंट हाई वैल्यूज पे होगा तब वहां पे आपका वी आई ग्राफ या वी डायरेक्ट टू आई नहीं रह पाएगा, कि अब करंट नहीं बढ़ रहा बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगा बट पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? पोटेंशियल इज डायरेक्शनल टू आई, तो पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे करंट बढ़ेगा, बट हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया बट पोटेंशियल तो बढ़ ही रहा है कॉन्स्टेंटली। क्लियर? तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है बट करंट उसके साथ साथ नहीं बढ़ पा रहा। क्लियर? नाउ सेकेंड आपका सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में आपका कैसे ग्राफ बनता है, ध्यान से देखो। अब सेमीकंडक्टर में दोनों तरफ करंट फ्लो होती है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। तो फॉरवर्ड में क्या होता है आपका? धीरे धीरे ऐसे करके कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है, और इसमें भी एक लिमिट होती है, ऐसे करके पहले नीचे रहता है स्लाइटली, ठीक है, और उसके बाद फर्दर इंक्रीज हो जाता है सडनली, ठीक है। उसे हम ब्रेक डाउन सॉरी क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस में कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमें अप्लाई करना होता है उसमें करंट फ्लो करवाने के लिए। क्लियर? जैसे कंडक्टर्स नॉर्मली होते हैं, कंडक्टर्स स्टार्टिंग से ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। सेमीकंडक्टर्स में हमें कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज पहले रखना पड़ता है, उससे एक्सीड करना पड़ता है, तब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे डिटेल में सेमीकंडक्टर्स में। और दूसरा होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है कि अगर हम उसे रिवर्स बायस में यूज करें, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो करंट को रोकेगा, मूव नहीं होने देगा। क्लियर? बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो उसको नहीं रोक पाएगा और सडनली करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका आई का ग्राफ है बेटा, ठीक है। सॉरी, वी आपका इस तरफ है, आई इस तरफ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। आई बताया ना, सडनली इंक्रीज हो रहा है ये चीज, तो ये दोनों तरफ आपका आई है। इसमें फॉरवर्ड बायस चल रहा है, इसमें रिवर्स बायस चल रहा है, सेमीकंडक्टर। क्लियर? नाउ और क्या हो सकते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, आपका एक गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, थोड़ा तो लीनियरली इंक्रीज होता है, फिर फर्दर एक डिप आता है और फर्दर फिर कर्व आ रहा है। मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू वी वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसके बेसिस पे कांस्टेंट या फिर लीनियरली भी नहीं बढ़ेगी। क्लियर? तो ये आपके हो गए ओम्स लॉ के लिमिटेशंस। यानी बेसिकली क्या है लिमिटेशन का मतलब? जो आपका एक स्ट्रेट लाइन, देखो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, V इज डायरेक्शनल टू I, जहां पर ये आपको फॉलो करता हुआ नहीं दिखेगा वहां पर आप बोल दोगे ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है यहां पे। क्लियर? नाउ जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। क्या क्या हो सकते हैं? देखो, रेजिस्टेंस में कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। कंडक्टर्स क्या होंगे? जिनकी रेजिस्टिविटी क्या है? लो है, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। उसके बाद कुछ रेजिस्टर्स हो सकते हैं जिसकी इन बिटवीन है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के, और इवन एक सेमीकंडक्टर्स भी आपके। सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे? सेमीकंडक्टर्स नाम से क्लियर है, यानी जो कंडक्टर्स तो हैं बट इतने बढ़िया कंडक्टर्स नहीं है, इन बिटवीन लाई कर रहे हैं, वो भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। क्लियर हो गया? ना नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब से हमने बात कर ली कि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या रेजिस्टिविटी करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी कैसे हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए सिंपल सा आपने इवन क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई चीज हीट करते थे तो वो एक्सपैंड करती थी, तो उसमें हम अल्फा यूज करते थे, लीनियर एक्सपेंशन। वही चीज यहां पे भी हम यूज करेंगे। सो आर हमारा हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपका। आर नॉट हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा हमारा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर, मतलब सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस आपका इनिशियली गिवन है वहां पे। क्लियर। और इसी बेसिस पर अगर आप ये चीज रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह हम रेजिस्टिविटी यूज कर लेंगे। सो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर। डेल्टा टी को खोल के T2 माइनस T1 भी हम लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और जैसे हमने पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्लियर। बट सबकी लीनियरली नहीं बढ़ती है, इसलिए ये फॉर्मूला है आपके पास। क्लियर हुआ। यहाँ पे पेज नंबर 90 पे देखोगे तो आपको रेजिस्टिविटी अलग अलग सब्सटेंस की दी हुई है। जो आपके मेटल्स होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर करने पे बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा करने पे रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ने लगती है। हाँ, रेजिस्टिविटी के ऊपर फिर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है ना, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी आपका चेंज होता रहेगा। ये मेटल्स के केस में हो गया। अब दूसरा आप सबने सुना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट यूज, क्या, एलॉयज। हम हीटिंग एलिमेंट्स के लिए एलॉयज को यूज करते हैं। इसके लिए दो रीजन भी आपने इवन 10th में पढ़े थे, क्या क्या। पहला कि हाई टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, और सेकंड उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स जिनसे वो बने हुए हैं। तीसरी चीज भी अब आज याद कर लो, क्या, कि उनका जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मेटल्स की अब देखो, मेटल्स की बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी, इसकी चेंज नहीं होती। क्लियर। और ये टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 केल्विन पे 0 हो जाएगी सबकी रेजिस्टिविटी मेटल्स की। क्लियर। तब वो सुपर कंडक्टर्स आपके बन जाएंगे जो बताया था। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ लिया। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में रिवर्स होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है। ऐसा क्यों, बताओ। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेजिस्टिविटी यहां पे डिक्रीज क्यों हो रही है सेमीकंडक्टर्स के केस में। क्योंकि जब हम यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पे रेजिस्टिविटी, अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो करंट यहां पे बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसमें रेजिस्टिविटी कम हो रही है। क्लियर हुआ। तीनों चीजें, मेटल्स, एलॉयज और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर में तो खैर फर्क पड़ना ही नहीं है, रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज होनी ही नहीं है उसकी। क्लियर। नाउ एग्जांपल 3.3, एग्जांपल 3.3 में आपका क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 Kelvin. यानी रेजिस्टेंस आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 75.3 ओम, ठीक है। और 27 को हम क्या करेंगे, केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कितना आ जाएगा ये टेम्परेचर, 300। केल्विन में कन्वर्ट करना आता है ना सबको, 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर देंगे उसमें, तो केल्विन हो जाएगा, दैट इज 300 केल्विन। क्लियर। ये हमारे पास T1 आ गया। क्लियर। सो R 300 पे 75.3 ओम है। नाउ और क्या वैल्यू में गिवन है, when the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। अब हमें जो दूसरी वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की, वो डायरेक्ट नहीं दी हुई है, वहां पे पोटेंशियल बताया कितना है, 230 वोल्ट, और वहां पे करंट कितना डेवलप हो रहा है, दैट इज 2.68 एम्पियर। तो हम इससे करंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम अपना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई। क्लियर। तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 230 अपॉन 2.68, डेसिमल हटाया, इनटू 100 हो गया,
2 से कट 134 हो गया। पहले तो सिंप्लीफाई बेटा हमेशा, चाहे इस 100 को मत कट करो, इसको कट कर लो 115। अगेन अब इसको कर लो, फिर 50 हो गया और ये 67। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 115 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5750 अपॉन 67। तो डिवाइड कर लिया इसे, क्या आ जाएगा 67 की टेबल में 8 पे, 8 पे कितना होता है 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 6 जा 48 53। ठीक है, तो क्या बचा रिमाइंडर 9 और यहाँ 6 हो गया 390। तो किस पे 6 पे चला जाएगा आपका, अराउंड अराउंड 6 पे करेंगे तो 42 यानी 92, थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो 86 हमने राउंड ऑफ कर लिया ना उसे। फिर 6 पे 6 7 6 42 और 4 कैरी 6 6 36 400 आ गया ना नियर बाय। ये 85.8 भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब इससे कम है तो 85 यूज कर लो। 5 पे क्या आएगा 335, यही आएगा 65 बचा 0। ठीक है, तो अब 9 पे आएगा 85.9 और एक प्लेस तक ही निकालने, क्योंकि वहां पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस एक प्लेस तक गिवन है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट। ठीक है, टेम्परेचर 2 वाले का निकालना है। R1 तो हमारा ये हो गया, दैट इज टेम्परेचर 300। ठीक है, केल्विन में। R2 वाला टेम्परेचर हमें निकालना है। R2 की वैल्यू में पता चल गई। और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा भी हमें वहां पे गिवन है लास्ट में 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। आया यहां तक समझ में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर, डेल्टा टी में T2 माइनस T1 आएगा हमारा। अब बाकी सब हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो R0 चाहे पहले हमने इधर डिवाइड कर दिया, R अपॉन R0 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, R बाय R0 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। एलसीएम लिया R माइनस R0 हो जाएगा अपॉन R0 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया डिवाइड में। सो डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे और फिर T1 की वैल्यू हमारी 300 है, उसको उधर भेज के ऐड कर लेंगे। क्लियर, आगे समझ में। अब R क्या है हमारा 85.9 माइनस 75.3 अपॉन में R0 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस T1। क्या है माइनस करके यहाँ पे 10.6 अपॉन में 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया T2 माइनस T1। क्लियर, इसे सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अराउंड अराउंड 820। इसको सॉल्व करोगे तो 820 आ जाएगा आपका। क्लियर, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में रखना है तो हम यहाँ पे T1 को 27 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। क्लियर, आपका ये सॉल्व होके 820 आ जाएगा और T2 माइनस T1। अब T1 हमारा क्या था, अगर केल्विन में देख रहे हैं तो 300 था, ठीक है, और उसमें देखेंगे तो 27 था। तो T2 अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1120 केल्विन, और इसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में लाएंगे तो दैट इज 847 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर, आया समझ में। इसी वे में आपका एग्जाम्पल 3.4, वहां पर हमें क्या दिया हुआ है, अगेन एग्जाम्पल 3.4 में रेजिस्टेंस दिए हुए दोनों आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट मतलब T1 इक्वल्स टू 0 है, आइस पॉइंट, ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट दैट इज, ठीक है। और दूसरा आपका स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन गया हमारा 100, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, when the thermometer is inserted in a hot bath the resistance of the platinum wire is 5.795। क्लियर, अब हमें तीसरा रेजिस्टेंस और दिया हुआ है 5.795। अब उस टाइम का टेम्परेचर हमें बताना है।
और अल्फा हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? नाउ एग्जांपल 3.4 में बेटा हमें क्या क्या बताया था? आर नॉट दिया हुआ है कितना? 5 ओम, ठीक है। R1 एक और हमें दिया हुआ है 5.323, इसको हम R2 कह रहे हैं, ठीक है। R1 हम चलो इसी को दे देते हैं, R1 हमारा 5.23 ओम, इसका T नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, T1 क्या हो गया हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस, और T2 ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा क्योंकि R2 भी बड़ा है 5.795 ओम, तो T2 हमारा 100 से ऊपर ही आएगा इवन, ये हमें फाइंड करना है। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो ध्यान से, हमने अभी लास्ट वाले में भी अल्फा इक्वल्स टू अगर हम फॉर्मूला बनाए, देखो आपका फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्लियर? तो अल्फा के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? आर अपॉन आर नॉट माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन 1 अपॉन डेल्टा टी, ये आएगा आपका फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है सबको? यानी क्या बन जाएगा? आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये हो गया आपका अल्फा। क्लियर हुआ फॉर्मूला? अब ये वैल्यूज हम यहां डालेंगे और दोनों में इक्वेट कर देंगे, यानी अब यहाँ पे आर नॉट आर वन आर टू है, तो पहले वाले में हम डाल रहे हैं आर वन माइनस आर जीरो अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, और दूसरे वाले में हम डाल रहे हैं देखो आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन डेल्टा टी। ये क्लियर है? इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी याद रखना, डेल्टा टी मतलब T1 माइनस T0 है, और यहां पे डेल्टा टी T2 माइनस T1 है, चाहे पूरा पूरा लिख लो, डेल्टा टी भी सेम नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू यहां पर नहीं गिवन है, तो हम एक से निकालेंगे नहीं, हम जिन्हीं दोनों को आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास बस मिसिंग क्या है? T2, ये वाला, बाकी चीजें देखो सारी पता है। क्लियर? तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, R1 माइनस आर जीरो अपॉन आर नॉट T1 माइनस T0। क्लियर? और इवन एक चीज और कर सकते हैं आप, ध्यान से देखो, देखो तीसरा भी हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, R2 माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो T2 माइनस T0, ये बना सकते हैं। अब अगर हम पहले और तीसरे वाले को इक्वल कर दें तो आर नॉट नीचे वाला डायरेक्टली कट जाएगा आपका। क्लियर? तो इन दोनों को इक्वल करके कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तीनों ही बन सकते हैं हमारे, वो तो किसी भी उससे बन सकता है। क्लियर? हमें दो रेजिस्टेंस और दो टेम्परेचर चाहिए, रेजिस्टेंस उन टेम्परेचर्स पे। क्लियर? सो इस वाले से कंपेयर कर दिया हमने R2 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट T2 माइनस टी नॉट, आर नॉट कैंसिल आउट, R1 माइनस आर नॉट, दिस माइनस दिस किया तो 0.23, T1 माइनस T0 100 हो गया ये सीधा, इक्वल्स टू R2 माइनस आर नॉट, माइनस करेंगे क्या आएगा? 0.795 अपॉन T2 हमें नहीं पता, और T0 हमारा 0 है। आया? देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया अब इससे। सो T2 हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.795 इंटू 100 अपॉन 0.23, डेसिमल हटा लिए, 100 आ गया ऊपर और इसमें 3 जीरो नीचे आ गए, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए यहां से, ठीक है, 7950 अपॉन 23, ये T2 आपका सीधा सीधा आ जाएगा। कितना आएगा आप डिवाइड करने पे? बताओ जल्दी से। 7950 23 3 जा 69, 10 बचा 5, 23 5 जा कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 4 जा 92, क्या बचा? 13 0। अब 23 की टेबल में 5 पे, सो क्या रिमाइंडर? 15 और 0, डेसिमल आ गया यहाँ पे, सो 138 6 पे। क्लियर? और ज्यादा डेसिमल प्लेस हमें नहीं चाहिए, तो बस टेम्परेचर के लिए 345.6 क्या आया ये? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बाकी सारे हमारे डिग्री सेल्सियस में थे इसलिए ये डिग्री सेल्सियस में आया। क्लियर? आया समझ में? देखो राउंड राउंड सेम आ गया 345.6। क्लियर?